ने युवा नेता राहुल गांधी को पिछले 2 दशकों से युवा नेता ही प्रोजेक्ट कर रही हो, लेकिन असल मायने में किस तरह से बीजेपी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स प्रिपेयर कर रही है और हर स्टेट में कर रही है, हर स्तर पर कर रही है। अगर देखिए हम नजर घुमा के तो पिनाज, एक चीज और मैं बात करूं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं नितिन नवीन और बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, रायपुर के सांसद, उनसे पूछें कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, क्या क्या खूबियां आपको उनके कामकाज में नजर आई? लेकिन नितिन नवीन जी जमीन से जुड़े हुए हैं, सरल स्वभाव के हैं, गुस्सा कभी उनको आता नहीं है और वो कार्यकर्ताओं के साथ में मिक्सअप होकर पहले हमारे सह प्रभारी रहे, तब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, अब प्रभारी हैं तो वहां की सरकार चल रही है। तो नितिन नवीन जी एक यंग डायनेमिक लीडर हैं और पार्टी ने नौजवान को ये जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से पूरे देश के युवाओं में उत्साह है और उनके नेतृत्व में पार्टी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। क्योंकि बृजमोहन जी, नितिन जी 45 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ के जब प्रभारी रहे उस समय तो उम्र और कम ही थी, कभी ये फील हुआ कि पार्टी की बैठकों में जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ काम करने में उनको दिक्कत हो रही है, कोई संकोच, कोई झिझक? नहीं, ऐसी कोई झिझक नहीं। वो क्योंकि बहुत संयमी है, तो पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, तो उनके मन में कोई बात आती है तो कान में बोल देते थे, तो वो कभी अपनी बात को रोकते नहीं थे, छुपाते नहीं थे और कभी उनको झिझक नहीं रही कि कोई सीनियर लीडर के सामने वो झिझक के साथ में बात करें। लाइकिंग डिसलाइकिंग स्ट्रॉन्ग शब्द में आता है, काम करने का तरीका वैसा है या बहुत आसानी के साथ कोई बात कहते हैं? आसानी के साथ में कोई बात कहते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, वो सबको सुनते हैं फिर निर्णय लेकर करते हैं। ग्राउंड की समझ, राजनीतिक समझ की अगर बात करें तो वो कैसी लगी आपको छत्तीसगढ़ में? 5 बार विधायक रह चुके हैं तो ग्राउंड तो उन्होंने 5 बार जीता है, इसलिए ग्राउंड की समझ उनकी बहुत अच्छी है। जैसे नए राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जाकर वहाँ प्रभारी बनना, चुनाव प्रभारी बनना, वहाँ पर समझ कैसी लग रही थी? वहाँ की समझ उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने सब कार्यकर्ताओं से मिलकर, दौरे कर बातचीत कर ग्राउंड की रियलिटी जानकर उसके हिसाब से चुनाव की कार्य योजना बनाई और वहां पर बहुमत के साथ में हमने सरकार बनाई। बृजमोहन जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि जो लोग नितिन नवीन के साथ काम कर चुके हैं, क्योंकि ये रायपुर से सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, तो ये बता रहे हैं कि नितिन नवीन जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और अभी हैं तो किस प्रकार से काम करने का उनका तरीका है। पिछले लोकसभा चुनाव में नितिन नवीन ही प्रभारी थे जब ये चुनाव जीत के आए हैं। बिल्कुल, तो संगठन में भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। जब चुनाव प्रभारी के तौर पर बनाया गया तब भी उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं और देखिए कि पार्टी में तमाम कार्यकर्ता आकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वो भी पूरी गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ से नितिन नवीन के लिए कई चुनौतियां हैं। बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, तो कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं और खासतौर से युवाओं के चेहरे पे चमक जो है देखते ही बन रही है। देवेंद्र, आपकी भी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से बात हुई होगी, तो उनमें भी एक अलग तरह का जोश होगा जब अपने बीच में से, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि भाई अभी इंतजार करो 60 पे तो शुरू होती है। तो जिस तरह से अपने बीच का कोई युवा नेता जब इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक होता है। बिल्कुल पिनाज, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे उन युवाओं के लिहाज से, उन कार्यकर्ताओं के लिहाज से, भले ही नितिन नवीन को पर्सनली जाने या ना जाने, लेकिन उनके लिए ये समझ एक टॉनिक का काम कर रही है कि अगर नितिन नवीन को पार्टी का टॉप लीडरशिप इस रूप में बिहार से उठा के सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चयन कर लेता है, मतलब संदेश साफ है कि पार्टी में आप ठीक तरीके से काम करते रहिए, कब आपकी भी लॉटरी खुल जाएगी पता नहीं। और ये चीज़, जबकि ये भावना हो कि पार्टी संगठन में दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अवसर सबके लिए खुले हुए हैं, तो फिर वहाँ पर काम करना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोग काम कर लेते हैं। अगर मैसेज ये हो कि आप कुछ भी कर लें, टॉप लीडरशिप तक आप नहीं पहुँच सकते, तो समझा जा सकता है कि वो निगेटिविटी कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आमतौर पर परिवारवादी पार्टियों में होती है कि उनको ये पता है कि उनका एक लिमिटेशन है, यहाँ से आगे वो नहीं जा सकते। बीजेपी में कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री पार्टी जिसे कह सकते हैं। ये बीजेपी वो पार्टी है कि अगर कोई कार्यकर्ता ठीक तरीके से काम करे तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। और इसका कोई एक उदाहरण नितिन नवीन नहीं है। आप पार्टी के जिन नेताओं को भी देख लें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, अमित शाह को देखें तो बूथ लेवल के कार्यकर्ता से उन्होंने शुरुआत की थी और वहां से वो कहां तक पहुंचे हैं। और ऐसे आपको तमाम नाम देखने को मिल जाएंगे पार्टी में जो कि एकदम से हम्बल बैकग्राउंड, सामान्य पृष्ठभूमि, कोई पहले की विरासत नहीं, राजनीतिक विरासत नहीं, वहां से काम करना शुरू किया। नितिन नवीन के केस में हालांकि ऐसा नहीं है। नितिन नवीन के पिताजी विधायक थे, 3 बार के विधायक थे, लेकिन उसके बाद जब उनको पहली बार टिकट मिला तो निश्चित तौर पर इसमें कोई जोर है नहीं कि परिवार के नाम पे मिला, लेकिन उसके बाद उनको बार बार परफॉर्म करना था। 5 बार लगातार कोई अगर विधायक का चुनाव जीत रहा हो,
सिक्किम जैसे राज्य में चुनाव प्रभारी बनाया गया, वहां पर पार्टी को सफलता हासिल हुई, छत्तीसगढ़ में पार्टी को सफलता हासिल हुई। तो इससे ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया। और मुझे याद है 2011 का समय जब बीजेपी अपोजिशन में थी और तब पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा को राष्ट्रीय महामंत्री थे, वहां पर पार्लियामेंट का घेराव किया गया था महंगाई और करप्शन के मुद्दे पे, और वहां पर दिल्ली पुलिस ने उन पर भरपूर लाठियां बरसाई थी। तब कई सारे नेता, युवा मोर्चा के जो नेता थे उस समय, वो मैदान छोड़ के भाग गए थे, लेकिन नितिन नवीन के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। और उस समय मैं वहां पे मौजूद था, तो 1, 2, 3, 4, 5 लाठी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लाठियां उनकी पीठ पे गिरी थी, और बावजूद इसके वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पे डटे रहे थे। तो ये खासियत है नितिन नवीन की कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगकर वो काम करते हैं। बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगकर काम करते हैं। जिस तरह के उदाहरण यहाँ पर देवेंद्र पराशर दे रहे हैं और जितने नेताओं से उन्होंने बात की है, वो यही बता रहे हैं कि नितिन नवीन संगठन को, पार्टी को पहली प्राथमिकता देते हैं, पार्टी के एक अनुशासनात्मक सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं। और ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पिता जो हैं वो पार्टी से जुड़े थे, विधायक रह चुके थे, और उनके असमय निधन के बाद उन्हें टिकट मिला था। तो परिवारवाद पूरी तरह से नकार दें ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक उन्होंने लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीता, फिर उसके बाद जिन जिन राज्यों का प्रभारी बनाया गया वहां पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, संगठन के तमाम शीर्ष नेताओं से उन्होंने जो तालमेल बैठाया, कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक लिया गया, जिस तरह से उनका कार्यकर्ताओं से एक अच्छा कनेक्ट था, पार्टी की तमाम जितनी भी योजनाएं हों उनके एरिया में ग्रास रूट तक पहुंची। तो कम्युनिकेशन हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हो, हर जगह वो अव्वल नंबर पाते गए और पार्टी लगातार क्लोजली इस बात को ऑब्जर्व कर रही थी। और यही ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं नोट हो रही थी। और जब कई नामों पर सहमति नहीं बन रही थी, जब कहा जा रहा था कि भाई आरएसएस और बीजेपी के बीच में बहुत सारे नाम एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिस पर कंसेंसस बन सके, और इसीलिए डिले हो रहा है नया अध्यक्ष पार्टी को मिलने में। और फिर आखिरकार जाकर एक कंसेंसस नितिन नवीन के नाम पर बना और नितिन नवीन का नाम जो है वो शीर्ष से सुझाया गया था। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ठीक है, नितिन नवीन के जरिए युवा चेहरे को मौका मिला, कोई बैगेज इनके साथ नहीं आता है, कोई चार्जेस या कुछ इस तरह का इंक्लिनेशन इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तमाम फैक्टर्स तो साथ हैं ही, लेकिन जो उनकी जाति की बात हो रही थी कि इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में तो मैं पढ़ रही थी कि लगभग 25 सीटें ऐसी हैं, 37 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक डोमिनेंस है, और 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक अच्छे खासे डिसाइडिंग फैक्टर में कास्ट वोटर्स होते हैं। तो उस एंगल को भी पार्टी ने जरूर कंसिडर किया होगा। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा इस लिहाज से नहीं कि जब पार्टी में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह जैसे चेहरे हों यूपी चुनाव के लिए, तो समझा जा सकता है उनको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ कास्ट कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो पढ़ी लिखी कम्युनिटी, और आमतौर पर ये लोग ट्रेडिशनली बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं हर राज्य में। जैसे अभी केंद्र सरकार में कास्ट कम्युनिटी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। रविशंकर प्रसाद थे, जब वो हट गया उसके बाद कोई मंत्री नहीं है। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ कि किसी कास्ट कम्युनिटी का कोई कार्यक्रम हुआ हो, वहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोली जाती हो, तो वो तो ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जिन खूबियों को मुख्यतः ध्यान में रखा गया, फैसला उसी के हिसाब से हुआ। इसको बाई प्रोडक्ट फायदा कह सकती है, और खास तौर पे यूपी से ज्यादा बंगाल में, क्योंकि बंगाल में बीजेपी एक एक वोट के लिए वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाएगी, और वहां पर क्योंकि कास्ट कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट बैंक है, उस कम्युनिटी के लिए एक बड़ा मैसेज रहेगा। लेकिन नितिन नवीन के केस में कई सारी खूबियां ऐसी थी, कई सारे फैक्टर ऐसे थे जिसके चलते पार्टी ने फैसला किया। और सोचिए पिनाज, ये फैसला कितना बड़ा लेने के बावजूद कितना कॉन्फिडेंट फैसला था बीजेपी के टॉप लीडरशिप का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये फैसला लिया जब उनको पता है कि आज सुबह वो देश से बाहर जाने वाले हैं, ओमान की यात्रा पे निकलने वाले हैं। उनको ये भय नहीं था, ये आशंका नहीं थी कि इस फैसले को लिया गया। बहुत सारे सीनियर लीडर दूसरे भी मौजूद हैं, ऐसा ना हो कि कोई असंतोष का स्वर सुनाई दे। तो जो कैडर बेस्ड पार्टी का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नजर आता है। और दूसरी चीज आप देखें, एक दिन पहले यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, वो भी उसी तरह से फैसला लिया गया। दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीसरी चीज की प्रधानमंत्री उस समय विदेश जा रहे हो, चौथी चीज की पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण बिल आ रहा है जिसमें मनरेगा को लेकर एक नया फॉर्म के साथ उस बिल को लेकर आया जा रहा है। उसके लिए पार्टी के सांसदों को 4 दिन का व्हिप जारी किया गया। यानी कि पार्टी ऐसा नहीं करती है, और केंद्र सरकार जो पार्टी की सरकार है वो ऐसा नहीं करती कि किसी एक बड़े फैसले को ले रहे हैं, किसी एक चीज को कर रहे हैं तो बाकी सारा सिस्टम हमारा काम करना बंद कर दे और पूरी ताकत वहीं पर लगानी पड़े। जिस सिस्टम को जहां जो काम करना है वो काम कर रहे होते हैं। और ये बताता है अपने आप में कि बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, नरेंद्र मोदी एज ए लीडर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वरना उनकी जगह कोई और होता तो शायद 10 बार सोचता जी
कि बेहतर होगा कि जब वो देश में रहें तभी यह फैसला किया जाए कि अगर कोई असंतोष का स्वर उभरे तो फिर वो बात कर सकें। असंतोष का स्वर एक भी नहीं उभरा और ये उनको बखूबी पता था कि बीजेपी ने एक बार जब फैसला कर लिया तो कर लिया, संगठन उसको बहुत खुशी के साथ स्वीकार करेगा और आज बीजेपी के मुख्यालय में वो माहौल दिख भी रहा है। बिल्कुल, और तमाम लोग गर्मजोशी से नितिन नवीन का स्वागत कर रहे हैं। देवेंद्र, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष के नाम को लेकर घोषणा होने में लगातार कहा जा रहा था कि नामों पर सहमति नहीं बन रही। नाम तो बहुत सारे आ रहे थे, दलित, पिछड़ा, महिला, ये राज्य, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे थे, लेकिन सहमति नहीं बन रही थी क्योंकि जो नाम आरएसएस भेज रहा था वो यहाँ पसंद नहीं आ रहे थे, यहाँ वाले नाम वहां पसंद नहीं आ रहे थे। तो किस तरह से आरएसएस का भी नॉड मिला नितिन नवीन के नाम पर, इसका कुछ जानकारी आप दे सकेंगे? बिल्कुल पिनाज, और भले ही पार्टी के नेता आधिकारिक तौर पे इस बात पे चिढ़ जाएं, इसको स्वीकारेंगे नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हकीकत यही थी कि और इतना लंबा वक्त लगा, उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार के बावजूद इतना लंबा वक्त लगा और सरकार और संगठन की दोनों जिम्मेदारी वो संभालते रहे। तो उसके पीछे वजह यही थी कि किसी एक नाम पे सहमति नहीं बन पा रही थी, अन्यथा कोई कारण नहीं था। इतना लंबा वक्त के बाद जब जेपी नड्डा का शपथ ग्रहण हुआ तो उसके 1 महीने के अंदर पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस लिहाज से कि दोनों ही पक्ष के नाम में कोई बहुत सहमति नहीं थी। लेकिन नितिन नवीन के केस में अगर आप देखें तो नितिन नवीन के केस में जो फैक्टर काम करता है, जैसे कि जिन खूबियों की हम लोग बात करते हैं, एक तो सबके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वो बातचीत करते हैं, उसी तरीके से रहते हैं, ग्राउंडेड लीडर हैं, कोई ईगो, पॉलिटिकल ईगो कैरी नहीं करते। अगर डिसलाइक भी हो या लाइक हो, कोई अपनी उनकी राय हो तो बहुत मधुर शब्दों में उस बात को व्यक्त करते हैं। तो ये खूबियां जब संघ के नेताओं के साथ भी उनका संपर्क होता है, जैसे संघ के जो पॉलिटिकल अफेयर्स देखते हैं बीजेपी के अरुण कुमार, उनकी अगर बात करें तो उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बात करें, उनके साथ उनका रेगुलर का संपर्क रहता है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के चुनाव प्रभारी रहे तो उस कंडीशन में वो संगठन में उनका समन्वय बहुत ज्यादा रहा और लगातार वो ब्रीफ करते रहे। तो वो खूबियां नजर आती हैं इन संघ के लोगों को भी और बीजेपी के नेताओं को भी कि नितिन नवीन में कोई वैसी समस्या नहीं है। और अमित शाह की अगर बात कर लें, 2019 में जब वो सिक्किम के प्रभारी बनाए गए थे और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए और 3 साल तक अमित शाह के बहुत ज्यादा क्लोज संपर्क में रहे और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने उनको टास्क दिया था संगठन का और उस काम को उन्होंने परफॉर्म करके अमित शाह को रिपोर्ट किया था। तो वहां पर जाहिर तौर पर अपनी खूबियों से वो, चाहे पीएम मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह को बात करें, वो इंप्रेस कर चुके थे। आरएसएस के लोगों के साथ ऑलरेडी उनका तालमेल बहुत अच्छा है, मधुर स्वभाव के हैं। और नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अगर उनका कोई राजनीतिक विरोधी उनके सामने कोई व्यंग भी मार दे, वो पलटवार नहीं करते और ये राजनीति में रेयर चीज होती है। तो वहां पर इतनी सारी खूबियों को समेटे नितिन नवीन के नाम पर दोनों ही पक्षों को ये लगा होगा, संघ को भी ऐसा लगा होगा कि बेहतर है कि अच्छा कार्यकर्ता चुन के आ रहा है और मैसेज अच्छा जाएगा। बीजेपी के टॉप लीडर से कोई, क्योंकि ऑलरेडी वो तो काम उनसे ले ही रहे थे तो उनको यकीन था ही उनके टैलेंट पे, इसलिए ये फैसला आसानी से हो गया। देवेंद्र, खूबियां भरपूर हैं, भरोसा भी भरपूर है और इसीलिए तमाम फैक्टर्स जो हैं उनके साथ उनके फेवर में गए और इसीलिए ये बड़ा पद, तमाम नेताओं के नाम रेस में चल रहे थे। इस सब के बीच में नितिन नवीन के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन 45 साल की उम्र है, जब अपने से दिग्गज, अपने से ज्यादा अनुभवी, अपने से बड़े उम्र के नेताओं को आपको कमांड देनी होगी। मृदुभाषी है, अच्छी बात है, लेकिन जब कुर्सी बड़ी हो जाती है और अब जब आपको पूरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना होता है तो कई बार आपको डिसिप्लिन के लिए अपने अंदाज को भी बदलना होता है। तो नितिन नवीन के लिए ये कैसा सफर होने वाला है? अभी कोई ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहा है, लेकिन इतना राह आसान होगी?